अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या, जहां पर 3 नौजवानों ने एक लड़के के जिस्म में हवा भर दी, जिससे उसके इंटरनल मुतअद्दिद ऑर्गन जो है वो मुतासिर हुए हैं। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, इस हवाले से लड़के के वालिदैन क्या कहते हैं, मुकदमे में किन लोगों को नामजद किया है, क्या मुल्ज़िमान अब तक पकड़े गए हैं, पुलिस की जानिब से वालिदैन के साथ कैसा रवैया बरता जा रहा है और लड़के की हालत अब कैसी है, और इस हवाले ये सारा वाक़या क्यों कर पेश आया, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ये इंतहाई अज़ियतनाक वाक़या बागबानपुरा के इलाके में पेश आया था, जहाँ पे नुमान नामी लड़के के जिस्म के साथ हवा भरने वाला पाइप जो था वो लगा दिया गया, जिससे उसके जिस्म के अंदर हवा भर गई और उसके मुतअद्दिद इंटरनली ऑर्गन जो थे वो बुरी तरह मुतासिर हुए। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो हस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसके वालिदैन और दीगर रिश्तेदार जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया, और जब ये वाक़या पेश आ गया तो उसके बाद पुलिस ने और जो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उन लोगों का इनके साथ रवैया कैसा था, अब इनके बेटे की तबीयत कैसी है, तमाम तफसीलात जो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इनकी मुद्दईयत में दर्ज किया गया, इन्हीं से सारा कुछ जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम? शाहिद। शाहिद साहब, बड़ा यानी तकलीफ़ दे ये एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि जवान बेटा आपका और उसके साथ ये हुआ, क्या वक़ूआ हुआ, क्या है, क्या आपको पता चला, कहाँ पे था उस टाइम बेटा आपका? सर सुबह 8 बजे वो काम पे गया है, काम पे जाके उसने खड़ा हो। अच्छा जी। तो चला गया वो काम पे, हम भी अपने अपने काम पे चले गए। 11:15 बजे कॉल आ गई है, 11:15 बजे कॉल आई है कि आपके बच्चे की सीरियस हालत है। मैं कहो सीरियस हालत, मैं फैक्ट्री उन्होंने फ़ोन किया, फैक्ट्री मैं तो मेरी बेगम फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में जाके फोरमैन से मिले, कह रही आपके बेटे ने सिगरेट पिया तो उससे गैस हो गई, तो पेंडस की दर्द कह रहे हैं। मैं को पेंडस की जब सर हॉस्पिटल फैक्ट्री से निकले हैं, हॉस्पिटल वो लेके लड़का में चला गया, साथ चले गए हैं हॉस्पिटल, गए हैं सर, जाके देखा तो डॉक्टर आया, भागा ये आपको उसके बाद मैं कही मैं बाप हूँ, ये उसकी वालदा है। तो उसने कहा सैन करो, मैं कही किस लिए सैन करें, मेरे बच्चे कोई ऐसी मसला है, कोई पेंडस का ऑपरेशन है। वो कह रहे नहीं आपके बच्चे की बहुत सीरियस हालत है, वो अंदर से ये हुआ। मैं कहा सर सीधी बताएं, मैं अनपढ़ सा आदमी हूँ, मुझे बताएं। उसने कहा यार तेरे बच्चे के ना पखाने वाली जगह पे पाइप लगा दिया ना लड़कों ने, उसके साथ मजाक वो फट गया। सर मैं उधर ही बैठ गया, मैं सोचने लगा। वो फिर उस डॉक्टर ने मुझे कहा यार साइन कर। मैं कहा सर साइन मैं क्या करूँ, पुलिस केस है, मैं कैसे साइन कर दूँ। मैंने यार तू साइन कर पे करते हैं। साइन किए हैं सर, मुझे नीचे उन्होंने भेज दिया। मैं जाके नीचे वो उन्होंने MIR के पता नहीं क्या वो कहते वो किया, तो ऑपरेटर करने चले गए, उसको लेके अंदर चले गए। सर वो बैठे रहे, आ रहे जा रहे, HSO साहब आ गए, उन्हें पता लगा आपके बच्चे की डेथ हो गई। मैं कहा सर ऐसे मुझे पता ही। मैं डॉक्टर साहब के भागा, उसके पास गया कि डॉक्टर साहब ये मसला यार अभी चल रहा है, दुआ कर अल्लाह के आगे। बाहर आके सर देखते रहे 2 बजे 12 बजे के अंदर गया हुआ है, ये 7:45 पे बाहर आया रात को ऑपरेट होके। इतना लंबा ऑपरेशन हुआ? जी, इतना लंबा ऑपरेशन हुआ। सर देखते HSO साहब आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी बात की है अंदर जाके, मुझे कह रहे यार आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, जैसे कहेंगे मैं SHO कहता है? SHO कहता सर। उन्होंने मेरा बयान लिया कि क्या हुआ। मैं कही इनसे पूछे लड़के से, 3 लड़के थे उधर जो वो लेकर आए थे, उन्होंने बयान दिया, फैक्ट्री का नाम बताया, मालक का नाम बताया। सर HO साहब ने वो मुंशी को कहा लिखो जी, वो लिख के ना मुझे कह रहे नीचे आ जाए। मैं नीचे चला गया सर, नीचे जाके उनके पास बैठा, उन्होंने दरख्वास्त निकाली। दरख्वास्त में मैं कहा सर मालक का पहले नाम डालें, ये फैक्ट्री का मालक का काम है, ये इतना बड़ा हो गया, ये फैक्ट्री का मालक खुद आता मेरे बच्चे को लेके, मेरा बच्चा मर रहा है। फिर मैंने उसने कहा यार वो करते हैं, पहले तेरे बच्चे की जान बचे। SHO साहब ने कहा तेरे बच्चे की जान बचे, आपके साथ हूँ। मैं ठीक है सर। ये कौन सा SHO था?
ये शहजाद नाम है, शहजाद थाना नाम। भगवानपुरा का? जी जी। अच्छा। वो चले गए, फिर उन्होंने लिखा है, लिख के कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, आपके बच्चे। रात को सर वो 7:30 बजे वो बाहर निकला, 7:45 बाहर ले गए। फिर मालिक का फ़ोन आया, SHO साहब का फ़ोन आया मुझे कि तेरे सामने। मैं कहा सर मुझे कोई तावन नहीं किया, मुझे 2000 रुपये निकाल के कह रहे इसको दे दे। तो मैं कहा सर मैं 2000 मैंने क्या करना है? मैं कहा पैसे ले जाए, पैसे के नहीं ले जाएँ आप, पैसे ले जाएँ। कौन 2000 रुपया दे रहा था? फैक्ट्री का मालिक जो था उसने लड़के के हाथ भेजा। अच्छा। तो यार ये इसको 2000 रुपये दे दे निकाल के। मैं कहा मैं पैसे नहीं लेने, पैसे ले जाओ। मेरी बेगम ने कहा मेरे से 2500 रुपया मेरे पास है, तो 2500 ले ले। वो चले गए जी हमें छोड़ के। उसके बाद ना मालिक आया न SHO साहब। हुआ क्या है? हुआ ये है कि उसको गैस वाला जो पाइप है ना, उसके पखाने वाली जगह पे। क्यों? किन किन लोगों ने किया ये उसके साथ काम करते थे लड़के। कौन है? नाम नहीं सर मुझे आते उनके, FIR पे लिखे हुए हैं नाम उनके। तो आपने अपने बेटे से पूछा, उसने क्या बताया आपको, क्या हुआ? वो जब यहाँ से फैक्ट्री गया वहाँ पे जाके क्या कह रहा था? मैंने बेटे से भी पूछा जी। थोड़ी सी बात की, अब तो बोलता है थोड़ा थोड़ा। उसने मैं पूछा मैं बेटा कैसे हो गया? कह रहा है पापा जी मैं काम कर रहा था सफाई का। यानी सुबह ये जब यहाँ से घर गया फैक्ट्री, वहाँ पे जाके सफाई करना शुरू? सफाई कह रहा है मैं सफाई कर रहा था, ये लड़के आए हैं। इन्होंने किस चीज़ से सफाई कर रहा था? हवा वाले पैप से। अच्छा। तो मिट्टी घटा उठा था उसे, यानी हवा वाला पाइप मार के मिट्टी वगैरह उड़ा रहा था? हाँ जी। अच्छा। कह रहा मैं उससे काम कर रहा था। कह रहा ये आए हैं 2 लड़के, एक ने मेरे से पाइप छीना है, पाइप छीन के एक ने मेरा बाजू पकड़ लिया, दूसरे ने मेरा बाजू पकड़ लिया, तीसरा लड़का आया उसने कहा इसको पकड़ो, उन्होंने लटा दिया। कह रहा उसने पाइप लगा दिया। कह रहा उसने जाके एक ने हवा खोल दी। कह रहा मैं फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बस मैं तड़ता रहा हूँ, मैं नीचे गिरा हूँ, भाई ये सरिया लगा, इधर भी सरिया लगा हुआ। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए हैं ये वाले। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? ये बनावा, यही लड़के लेके गए? जी जी। अच्छा। इनका फोरमैन तो एक लड़का जिसने शरारत की मेन जो भागा हुआ वो अच्छा। लेके गया हुआ। लेके गए हैं जाके सर उन्होंने क्या नहीं ये हमारे से ये आगे ले जाए। अच्छा, मनावा वाले अस्पताल ने कहा कि ये हमारा केस नहीं है। हाँ। फिर कौन से अस्पताल लेके गए? ये म्यू हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा। म्यू हॉस्पिटल में लेके गए हैं। फिर वो उधर से डॉक्टर ने इन्होंने मुझे कॉल की है तो यार किधर हो? मैं कहा सर मैं कहाँ पे हूँ? उन्होंने कहा आपके बच्चे की हालत बहुत सीरियस, जल्दी आ जाए। अच्छा, ये जो 3 लड़के हैं, आपका बेटा इन तीनों लड़कों को जानता है? जी जी जानता है, बिल्कुल जानता है। कौन है ये, क्या नाम वगैरह क्या इनके? सर नाम तो मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को नाम का पता है क्योंकि अच्छा। मैं वो देखे नहीं। मैं फैक्ट्री में 2 दफ़ा गया हूँ जब भी वो मसला होता था, वरना मैं फैक्ट्री के अंदर जाने। तो आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ इन्होंने ये क्यों किया? सर ये ज्यादती की है इन्होंने। क्यों किया? ये कह रहे हैं हमने मजाक किया, मुझे तो पता नहीं क्योंकि ये काम करता उधर लड़का था। मेरा बच्चा इतना है ही नहीं है कि किसी से वो मजाक, क्योंकि वो सीधा साधा है, उसको कोई किसी चीज़ का शौक नहीं, क्रिकेट खेलने का या किसी चीज़ का शौक नहीं। पर इन तीनों लड़कों ने ज्यादती की। ये कैसा मजाक है? कभी आपने जिंदगी में ऐसा कभी मजाक सुना? सर बस वो कर गए वो लड़के मजाक। ये मालिक के पहले भी हुआ है, 8 साल पहले मालिक के हुआ है। ये मेरे भाई को पता है, मैं उस दिन गया, मेरे भाई मुझे लेके गया है मालिक के, मुझे कह रहा है कि ये 10,000 रुपया तू ले ले। कौन कहता है 10,000? मालिक जब ये सारा वकूआ हुआ है तो मालिक ने क्या किया? मालिक ने कोई एक्शन वगैरह लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। कह रहा मैंने मुजरम पकड़ा दिया भाई, मैं फारिग हूँ। तीनों मुलजिम पकड़े गए जो थे? मतलब नहीं, 2 पकड़े। तीसरे का बाप पकड़ा गया, बाप उन्होंने छोड़ दिया, उसका भाई पुलिस में है, पुलिस लाइन में होता है। उसने आगे पता नहीं क्या बात की है, HO साहब ने उसे छोड़ दिया, उसने आगे वो बेल ले ली, उससे तीसरे ने बेल ले ली। तो 6 तारीख तक की उसकी बेल। मतलब मालिक है फैक्ट्री का, इसने कोई बात नहीं की मेरे से आन के यार मैं करता हूँ या मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं। कह रहे आप साहब इसको 10,000 रुपये दे दो कि मैं मांगने वाला हूँ, मेरा बच्चा जान पे, तुझे 10,000 रुपये उसकी कीमत लगा दी इसने। इसी सर में बात करता रहा उसे, नहीं कोई बात नहीं। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? फिल्टर की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ जी, 300 वर्कर काम करता है ये। तो फिर तो उस फैक्ट्री पे CCTV कैमरे जगह जगह लगे होंगे, सारा कुछ होगा? जी जी उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, उन्हें कुछ भी नहीं, क्योंकि SHO साहब उनके साथ थे, उनके साथ पंप भी है, वो साथ थे उसके। HO साहब ने या तफ्तीशी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रात को मुझे फ़ोन आया तफ्तीशी का, जब मैं गाड़ी से आ रहा था, मोटरसाइकिल हॉस्पिटल से आ रहा था,
तब मैं मुझे कॉल आ रही, मैंने नहीं कॉल की, तो मैंने वकील किया हुआ है, वकील जाने ये जाने, मुझे इतना पता ही नहीं है क्योंकि मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ। अपने काम पे ध्यान जाता हूँ तो अपने काम से घर आता हूँ सर, अपने बच्चों को पालता हूँ। बस सबसे मेन चीज़ है सर इमरान खान साहब से कि हमारों का, ये गरीबों का बात सुने। बेटे के आपका क्या नुकसान क्या हुआ अंदर से, क्या डॉक्टरों ने बताया, कुछ पता है? सर और डॉक्टरों ने ये कहा कि अंदर से सब ये फारक हो गया, मैदा वगैरह? हाँ जी, उसको मैदे की इधर नाली लगी हुई सर, मैदे की नाली लगी हुई, इधर खाना लैदा करता है, ये लैदा है, ये लैदा है। अब कल उन्होंने 2 नालियाँ उतार दी, एक नाक वाली तारी है, एक पेशाब वाली तार कि यार थोड़ा सा हरकत करे, कल ये उन्होंने किया। अब वो आएगा देखेंगे तो फिर पता लगेगा। आप क्या करते हैं? जी मैं परिंदों का काम करता हूँ, ताज़ा साहब मेरी छोटी सी दुकान है, मैं पिंजरा बाहर लगा के सेल करता हूँ, तोते का, मुर्गियों का, ये मेरा। तो अभी तो आपके बेटे के ऊपर खर्चा वगैरह भी होगा, उसकी दवाइयाँ वगैरह बर्दाश्त कौन करेगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे? सर हमने करना मांग के कर रहे हैं, गरीब आदमी है, कर्जा उठा के कर रहे हैं। मालिक निकल गया है, वो तो निकल गया है, उसने कहा मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो आपको करूँगा बात, ये दे दो इसको 10,000 कि जैसे 10,000 पता नहीं कितने लगने उसके ऊपर सर। पहली का तो ये है बात है कि वो काम ही नहीं कब कर सकता, डॉक्टर ने कहा ये काम नहीं बारह कर सकता। क्यों? वो प्लास्टिक के नारे, मैदा उसका प्लास्टिक का है, नाड़े प्लास्टिक की पड़ी हुई हैं, इतना ऑपरेट हुआ है सर। अब मैं क्या बताऊँ आपको, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर सर क्या, डॉक्टर कह रहे पास अब उनको जाके जूस वगैरह पिलाएं, तो इतने जो होगा सर देखे जाएगा, जूस जितने। खाना पीना शुरू किया? नहीं अभी तो जूस दिया, आज उन्होंने क्या जूस देना था। आप थाने गए, जो मुलजिम जब पकड़े गए तो उसके बाद थाने जाके उनसे मिले? सर मैं गया था, थाने भी गया, 2 मुलजिम हैं, तो मुझे अपने बच्चे की पड़ी हुई थी सर, तो मैं मुलजिम को कहा मेरे बच्चे की जान बच्चे को फिर, तो मेरा बच्चा जवान है, कमाने वाला मेरे साथ ही है, किराए का मेरा मकान है, मेरी बच्चियाँ जवान है। आपने पुलिस से पूछा कि मुलजिमों से तफ्तीश हुई है, मुलजिमों हाँ ने जी, क्या की? मैं उस दिन गया, तफ्तीशी से मैंने बात की, कह रहा यार उन्होंने बेल ले ली है एक ने, तो भाई चल रहा है इसका रिमांड लेके आए हुए हैं, 4 हफ्ते को इनका रिमांड ख़त्म होना। मैं कहा अच्छा ही था, ये बात हुई है। दूसरे वो क्या नाम है, मुंशी से पूछा मैंने, ये तफ्तीशी से जाके बाद में कहा SHO साहब किधर है, यार तफ्तीशी से पर्चा हो गया, तफ्तीशी से मिले जाके, उन्होंने मुझे SHO साहब से नहीं मिलने दी। आपने दरखास्त मुकदमे की जब दी तो उसके अंदर आपने किस किस का नाम रखा था? सर फैक्ट्री के मालिक को रखा था? हाँ जी, फैक्ट्री के मालिक का, जो लड़का लेकर आया उसका नाम लिखा हुआ था, जो लड़का उसको लेके गया था गाड़ी में, एम्बुलेंस में, उसका भी नाम उसने खुद लिखाए थे, मालिक का नाम, फैक्ट्री का सारा। सर बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है फैक्ट्री के मालिक का क्यों नाम निकाला है? सर वो मालिक है इसका, मालिक वो मुलवस है। आपका फैक्ट्री का जो मालिक था, बेटे की तबीयत वगैरह पता करने की? नहीं सर, कोई नहीं पूछने भी नहीं आया, कोई उसका फोरमैन भी नहीं पूछने आया। अब ये लड़के कह रही आ रहे हैं, सिर्फ एक लड़की आ रही थी जिसका भाई अंदर है, वो लड़की आ रही थी, मैं कहा बेटा मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरा बेटा तो मरने पड़ा हुआ, तू अपने भाई को, अंदर है वो अंदर है, ठीक है, तो तू उसके पीछे आ गई है, तो मेरा बेटा तो मर रहा है। फैक्ट्री के मुलाजमों से आपकी कोई बात वगैरह? सर वो मुलाजिम कोई नहीं बात करते, वो कोई नहीं मुझे बताते, क्योंकि वो कहते यार हमारी नौकरी का मसला है, गरीब आदमी है, वो कह रहे हमारी नौकरी का मसला है। लोगों ने देखा तो होगा वहाँ पे जब ये हाँ जी देखा होगा। कैमरे खराब हो गए, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि कैमरे खराब है वहाँ के, तो लोग तो वहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी आंखें तो बंद नहीं होगी। उन्होंने क्या देखा? किसी ने आपको चोरी छुपे कुछ बताया हो, कोई मिलने के लिए आया हो बेटे से, उसको बताया हो? एक लड़की ने फ़ोन किया है कि अंकल मेरे सामने ये सब कुछ हुआ पर मेरी नौकरी का मसला है। तो उसने कुछ बताया कि क्या वकूआ हुआ था? तो वो कह रहे वो लड़का क्या नाम है, जो तीसरा लड़का भागा हुआ है ना, उसने आन के सब शरारत की है, उसने पैप दोनों ने बाजी पकड़ा हुआ है, वो अंदर है। वजह नहीं पता चली कि वजह क्या? नहीं कह रहे मजाक किया जी, मजाक किया। बेटे से आपने पूछा? आपने? जी मैंने पूछा, वो थोड़ा सा बोल रहा था, कोई डॉक्टर ने कहा ज्यादा इसको बुलाना नहीं है, तो ज्यादा बुलाओगे तो बेटा इसकी नाड़े हैं, ये वो तकलीफ होगी, उससे दर्द होती है सर, तो जो उसको दर्द होगी तो हमें कितनी होगी। सही क्या? ये आपकी अहलिया? जी बाजी आप देखिए इधर, माइक मुंह के करीब रखते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे। ये इसका कितना नंबर है? पहला नंबर है। सबसे बड़ा है? जी। यानी ये घर में सिर्फ ये शौहर के साथ ये कमाता है? जी। तो बाकी बच्चों की कितना, यानी सबसे छोटा कितना, कितनी उम्र हो? सबसे छोटा 10 साल का है। ठीक। तो कितने अर्सा पहले कमाना शुरू हुआ था? ये अभी सिर्फ 8 माह हुए हैं। तो ये आप लोगों का अपना घर है किराए का? किराए पे। कितना किराया इसका? 5,000 पे। बेटे की तनख्वाह वगैरह और शौहर के पैसों के साथ मिला के सारा कुछ? जी मैं भी लोगों का घर का काम करती हूँ।
आपको क्या पता चला है, क्या हुआ है? मुझे फैक्ट्री से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी आपके बेटे की हालत बिल्कुल सीरियस है, तो आप ज़रा आ जाएं। तो मैंने कहा कहाँ पे? मैं कहा मेरा बेटा तो काम पे गया है। अच्छा, कह रहा नहीं बाजी बाजी ऊंचा बोलिएगा जरा। उन्होंने कहा कि आपका बेटा काम पे नहीं, हमारे साथ हॉस्पिटल है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा क्या हुआ? कहता उसका सीरियस हालत है। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा आप आए वहाँ पे फिर बताएंगे। मैंने इनके पापा को फ़ोन कर दिया। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे देखा तो बच्चा ऑपरेशन थिएटर में था। आपके बेटे की वैसे तबीयतन आपका बेटा कैसा है? कितनी उम्र होगी? 24 साल उसकी उम्र है। तबीयतन कैसा है? मेरा बच्चा बहुत शरीफ है। अच्छा, मेरा बच्चा आज तक किसी से अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ा, तो बाहर वालों से क्या लड़ना उसने। उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह यानी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है? कब घर से जाता है, कब वापस आता है, आके क्या करता है? काम के टाइम पे जाता है और काम के से वापसी घर में ही आता, कहीं और नहीं जाता वो। बाहर कोई दोस्ती यारी उसकी? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। तो आपको क्या लगता है माँ होने के नाते क्या हुआ होगा आपके बेटे के साथ, क्यों ये हुआ? बस सर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मेरे बच्चे के साथ बहुत बदी रहती है। मैं लिहाजा कहती जो ये तीनों लड़के हैं ये पकड़े जाए और मालक भी बीच में शामिल है। मैं और कुछ नहीं चाहती। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाए? हम आप लोगों से नहीं हक मांगेंगे तो और किससे हक मांगेंगे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए सही सलामत, और उन तीनों को जुर्म में सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आने वाली नस्लों को भी याद रखे। क्या इंसाफ के लिए क्या कहेंगी? जैसे ये आपके शौहर बता रहे हैं कि ना फैक्ट्री के मालिक ने आपके साथ ताउन किया, ना पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है, एक पहाड़ जैसी उसकी ज़िंदगी है, अभी इलाज उसका होना है, सारे अखराजात होने, क्या इंसाफ के लिए क्या कहेंगी? मैं नहीं कुछ कह सकती भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है। जिस माँ का बच्चा इतना बड़ा ये हादसे से गुजरा, उस पर क्या गुजर रही होगी। कभी आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में सुना इस किस्म का मजाक हुआ और किसी के साथ? नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। आपको लगता है ये सिर्फ मजाक ही है? ये मजाक है। मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, मेरा बच्चा इस तरह नहीं करता। तो कह दिया ना मजाक है। आप नुमान के वालिदैन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। नुमान जिस अज़ियत से गुज़र होगा उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। वालिदैन जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं और जिस तरह का उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया है पुलिस की जानिब से, फैक्ट्री मालिक की जानिब से, और अभी जिस तरह का तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं कि दिहाड़ीदार वो बंदे हैं, रोज़ाना दुकान खोलते हैं तो घर का ख़र्चा चलाने के पैसे कमाते हैं, बेटे का इलाज मुआवजा होना है, उसने घर आना है। कुछ उनके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਸ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾਤ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੁਣੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एहसास किया जाए सोए ना। सही, बहुत शुक्रिया। इस किस्म के अज़ियतनाक वाक़यात जो हैं वो बहुत कम माशरे में सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी ऐसा वाक़या होता है तो रूह काम जाती है कि हम लोग किस हद तक जा चुके हैं, और यानी अपने गुस्से की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और अपेरेंटली यही लग रहा है कि नुमान के साथ लड़कों का कोई मसला हुआ होगा या कोई रंजिश होगी जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये किया है। अभी इब्तदाई तौर पर पुलिस ने 2 मुलज़िमान तो पकड़ लिए, लेकिन जिस तरह उसके वालिदैन बता रहे हैं कि एक मरकज़ी मुलज़िम जो ताहाल फ़रार है उसको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही, और पुलिस के रवैये की भी आपने शिकायत उनके मुँह से सुन ली। ये वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं हमारे नफ्सियात से भी जानते हैं और दीगर माहिरीन से भी जानने की कोशिश करते हैं।
इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 300 मुलाजिम वहाँ पे काम करते हैं, और जब पुलिस ने उनसे सीसीटीवी मांगी तो उन्होंने कहा जी कि उस रोज़ कैमरास बंद थे, सीसीटीवी नहीं दी। फिर अभी जब मुद्दइयों से मेरी गुफ्तगू हुई है तो वो पुलिस के ऊपर बहुत की बैशिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिक का नाम भी मुकदमे, यानी ऑपरेशन विंग ने फैक्ट्री मालिक का नाम भी निकाल दिया मुकदमे से, और फैक्ट्री मालिक की जानिब से यानी वो पुलिस वाले जो हैं वो उनकी साइड भी ले रहे हैं। सीसीटीवी एविडेंस, जो मेन एविडेंस है कि ये वाक़या कैसे पेश है, उसको भी उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर कानून किस तरह से हरकत में आ सकता है जिस अगर मुद्दई इस तरह के इल्ज़ाम आयद करें तो? जी देखें, अगर मुद्दई को किसी भी किस्म की इसमें शिकायत है या लगता है कि मुकदमे की तफ्तीश जो है वो मेरिट पे और क्वालिटी पे नहीं हो रही है, तो तमाम एवेन्यूज़ ओपन हैं। इसमें कंसर्न्ड एसपी का ऑफ़िस मौजूद है, इसमें मेरा ऑफ़िस मौजूद है, इसमें डीआईजी साहब ऑलमोस्ट हर कंप्लेनेंट को सुनते हैं। अगर कोई किसी किस्म की भी कोई कमी कोताही है उस पे हम उसको ठीक करते हैं, और अगर कहीं पे बदनीयती ज़ाहिर होती है तो आप बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे सज़ाएं दी जाती हैं जो महकमे से बर्खास्तगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हद तक होती हैं। तो इस किस्म की जो कोई भी शिकायत है उसका अजाला किया जाए। ज़्यादातर जो देखने में आता है वो ये है कि किसी को गोली मार देते हैं, किसी के सर पर डंडा मार देते हैं, कोई छुरी का वार कर देता है, या हाथ यानी हाथ चलाकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। इस किस्म की चीज़ यानी मेरे मुशाहिदे में नहीं आती कि इस किस्म का क्राइम किया जाता हो, या इस किस्म की जहनीत कभी सुनी हो लोगों से। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा भी हमने सुना है तो वो खातून जो है वो किसी मर्द के साथ इस किस्म की कोई एक्टिविटी कर देती है जिसके अंदर उसको नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन इस तरह से मर्द इस मेंटालिटी की कोई चीज़ नहीं देखी। तो क्या ये इस यानी क्रिमिनल माइंडसेट के अलावा भी कोई चीज़, यानी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है? इसके अलावा फिर ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने इतनी इस लेवल का जो है ना उसको सबक सिखाया, क्या मोटिव है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस काबिल ना रहे, या लॉन्ग टर्म उन्होंने इसके लिए कोई चीज़ सोची थी। हो सकता है वो बंदा इनके किसी रास्ते में मदाखलत पैदा कर रहा, ऑब्स्टेकल हो, या बहुत कम्पिटेटिव हो, या किसी तरीके से वो इनसिक्योर हो रहे, तो उन्होंने पहला स्टेप ही इतना वर्स लिया है कि आगे वो इस काबिल ही ना रहे कि दोबारा इनके रास्ते में मदाखलत क्रिएट करे या ऑब्स्टेकल क्रिएट करे। कुछ इस तरह भी हो सकता है। और क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में प्रॉब्लम तो होगी, अब जो आप ले रहे हैं, तो उनका ये भी हो सकता है कि जो जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि गैस बॉडी में जो फिल्डअप की गई या पॉइजनस गैस, तो हो सकता है वो इस चीज़ को कोई और रंग देने की भी कोशिश कर रहे हो अपने क्राइम। जैसे लंग्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा तो हमारे में बात नहीं आएगी, तो ये किसी और साइड पे भी चीज़ जा सकती है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर हमने तकलीफ दी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान साहब को। वैसे तो लाहौर के अंदर रोज़ाना सैकड़ों के करीब रिपोर्ट क्राइम होते हैं, लेकिन इन वाक़यात के अंदर इस तरह का कभी भी वाक़या जो है वो ना सुनने में आया ना देखने में आया, और बहुत ही कम ऐसे वाक़यात इतनी अजियत किसी वाक़े में दी जाती है, मुशाहिदे में ऐसी चीज़ नहीं आती। ऐसे वाक़यात मुआशरे में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर अभी हालिया क्राइम देखा जाए तो उसके अंदर हरासमेंट के केसेस हैं, उसके अंदर रेप के केसेस हैं, उसके अंदर गैंग रेप के केसेस हैं, उसके अंदर बच्चे अबडक्शन के केसेस हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। लेकिन ये केस जो अपनी नौयत का मुनफरिद केस है, इसी पे जानते हैं। मंसूर भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया जी। इतनी सर्विस आपकी हो गई, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर भी आप तैनात हैं, ऐसा केस आपने सुना है कि इतनी अजियत दी हो किसी शख्स को मजाकन या रंजिश में? एक तरह से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अपनी तर्ज का ये एक यूनिक केस है। इस तरह के केसेस जो हैं वो कम सुनने में आते हैं। अभी तक आपके पास, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो उसके अंदर 2 मुलजमान को पुलिस ने इब्तदाई तौर पे गिरफ्तार कर लिया था, और एक मुलजिम जो है वो एट लार्ज है। इब्तदाई तौर पे क्या आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है, कैसे ये वकूआ पेश आया, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो किया गया? जी,
जिस तरह से आपने बताया, इसमें से जो 3 मुल्ज़मान चार्ज हैं उसमें से 2 जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। जो तीसरे की गिरफ़्तारी है उसके लिए भी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जहाँ तक मोटिव का ताल्लुक़ है, अभी इब्तदाई तफ्तीश है। मैं बहुत जब तक कि फ़ाइनल तफ्तीश नहीं होती है मैं एब्सोल्युटली मोटिव पे नहीं कह सकता, लेकिन मुल्ज़मान का क्लेम ये है कि हमें इस जो उन्होंने अमल किया है इसके नताइज का अंदाज़ा नहीं था और ना ही हमारी कोई रंजिश है। हम उनके इस क्लेम को वेरीफाई कर रहे हैं हर तरीके के साथ। तो सरेदस्त तो ये इसमें यही है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 300 मुलाजिम वहाँ पे काम करते हैं, और जब पुलिस ने उनसे सीसीटीवी मांगी तो उन्होंने कहा जी कि उस रोज़ कैमरा बंद थे, सीसीटीवी नहीं दी। फिर अभी जब मुद्दइयों से मेरी गुफ्तगू हुई है तो वो पुलिस के ऊपर बहुत की बैशिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिक का नाम भी मुकदमे, यानी ऑपरेशन विंग ने फैक्ट्री मालिक का नाम भी निकाल दिया मुकदमे से, और फैक्ट्री मालिक की जानिब से यानी वो पुलिस वाले जो हैं वो उनकी साइड भी ले रहे हैं। सीसीटीवी एविडेंस जो मेन एविडेंस है कि ये वाक़या कैसे पेश है उसको भी उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर कानून किस तरह से हरकत में आ सकता है जिस अगर मुद्दई इस तरह के इल्ज़ाम आयद करें तो? जी देखें, अगर मुद्दई को किसी भी किस्म की इसमें शिकायत है या लगता है कि मुकदमे की तफ्तीश जो है वो मेरिट पे और क्वालिटी पे नहीं हो रही है तो तमाम एवेन्यूज़ ओपन हैं। इसमें कंसर्न्ड एसपी का ऑफ़िस मौजूद है, इसमें मेरा ऑफ़िस मौजूद है, इसमें डीआईजी साहब ऑलमोस्ट हर कंप्लेनेंट को सुनते हैं। अगर कोई किसी किस्म की भी कोई कमी कोताही है उस पर हम उसको ठीक करते हैं, और अगर कहीं पे बदनीयती ज़ाहिर होती है तो आप बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे सज़ाएँ दी जाती हैं जो महकमे से बर्खास्तगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हद तक होती हैं। तो इस किस्म की जो कोई भी शिकायत है उसका अजाला किया जाए। जैसे मैंने भी कहा और आपने भी ये अपने इंटरव्यू में कहा कि ये ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत कम रोनुमा होते हैं। इसके अंदर वैसे कौन सी पीपीसी की दफ़ा जो है वो लगेगी कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो रप्चर हुए, अंदर से उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो फट गए और फिर बाद में प्लास्टिक के ऑर्गन्स जो है वो इब्तदाई तौर पर पता चला। इसके अंदर किस तरह की दफ़ात लगती है और सज़ा किस किस्म की है इसमें? देखें, आपने देख लिया कि इक़दाम कत्ल मेन दफ़ा जो है वो ऑलरेडी इसमें लग चुकी हुई है। कानूनन आपका तरीक़ाकार जो भी हो, चाहे वो फायर आर्म है, वो छुरी है, वो किसी हाइट से धक्का देना है, या कोई भी तरीक़ाकार वो जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है, तो वो बेसिकली इक़दाम कत्ल में जो है वो आता है। अभी मज़ीद मैंने अर्ज़ किया कि इसकी तफ्तीश जारी है। अगर इस दौरान मज़ीद शाहिद आते हैं तो उनसे रेलेवेंट जो भी दफ़ात मौजूद हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी आज़ाद की जाएँ। बतौर एसएसपी आप क्या समझते हैं इस किस्म के जो वाक़यात माशरे में हमारे हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? इस नौइयत के वाक़यात? देखें जी, मैं इसमें चूँकि माशरे में किस किस्म के क्राइम जो हैं वो हो रहे हैं, ये एक माशरती मसला है। मैं इस पे एज अ पुलिस ऑफिसर की हमारे कानून होने के नाते आप बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। जी बिल्कुल। देखें, कुछ तो आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, जिस तरह से कत्ल है जो कि बहुत हद तक एक तरह से किसी भी शहर का क्राइम अगर आप पिछले 20 साल में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक ख़ास लेवल पे होता है जो कि ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं। उनमें थोड़ी बहुत कमी को और इजाफा जो है वो एक इफ़ेक्टिव पुलिसिंग के साथ भी मुमकिन होता है। जहाँ पे इस किस्म के क्राइम का होने का ताल्लुक़ है, मैं बतौर सिटीज़न इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए भी एक तशवीशनाक बात है। जिस तरह आपने देखा कि रिसेंटली हरासमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह के वाक़यात थ्रू मीडिया तमाम आवाम ने देखे, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल इकबाल पार्क का वाक़या है, हरासमेंट के इंसिडेंट्स हैं, रेप के इंसिडेंट्स हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस पे बतौर सोसाइटी तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे मिल के बैठ के इस पे ये सोचना चाहिए
कि इन जराइम में इजाफे की क्या वजूहात हैं और उन वजूहात को क्या वो गुर्बत है या वो कोई किसी तरह से कोई नफसियाती मसाइल हैं जो सोसाइटी में ज़्यादा पनप रहे हैं, क्या वो कहीं कानून में कोई कमी कोताही है। मैं कहूँगा कि इसमें बिल्कुल पुलिस का रोल डिस्कस होना चाहिए। क्या वो पुलिस के पाल पे तमाम स्टेक होल्डर्स के ये तमाम स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिवली बैठना चाहिए और इस बात के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मंसूर मान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कोई भी वाक़या होता है तो उसके अंदर हम मुर्द इल्ज़ाम जो है वो पुलिस को ठहरा देते हैं, लेकिन इन्होंने जो बात की तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ते हुए जराइम के पीछे मकासद क्या हैं, कौन सी ऐसी मोटिवेशन है जो लोगों को मिल रही है और लोग इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट यानी ज़हनी मसाइल तो नहीं है, मेंटल हेल्थ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कस होती है। माहिर नफ्सियात से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने मजाकन ये किया है तो इतना शदीद मजाक करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अगर इन्होंने किसी रंजिश की बिना पे किया है तो रंजिश दूर करने के तो और भी बहुत से तरीके हो सकते थे, उनसे जानते हैं। ज़्यादातर जो देखने में आता है वो ये है कि किसी को गोली मार देते हैं, किसी के सर पर डंडा मार देते हैं, कोई छुरी का वार कर देता है या हाथ यानी हाथ चलाकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। इस किस्म की चीज़ यानी मेरे मुशाहिदे में नहीं आती कि इस किस्म का क्राइम किया जाता हो या इस किस्म की जहनीत कभी सुनी हो लोगों से। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा भी हमने सुना है तो वो खातून जो है वो किसी मर्द के साथ इस किस्म की कोई एक्टिविटी कर देती है जिसके अंदर उसको नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन इस तरह से मर्द इस मेंटालिटी की कोई चीज़ नहीं देखी। तो क्या ये इस यानी क्रिमिनल माइंड सेट के अलावा भी कोई चीज़ यानी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है? इसके अलावा फिर ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने इतनी इस लेवल का जो है ना उसको सबक सिखाया, क्या मोटिव है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस काबिल ना रहे, या लॉन्ग टर्म उन्होंने इसके लिए कोई चीज़ सोची थी। हो सकता है वो बंदा इनके किसी रास्ते में मदाखलत पैदा कर रहा, ऑब्स्टेकल हो या बहुत कम्पिटेटिव हो या किसी तरीके से वो इनसिक्योर हो रहे हो, तो उन्होंने पहला स्टेप ही इतना वर्स लिया है कि आगे वो इस काबिल ही ना रहे कि दोबारा इनके रास्ते में मदाखलत क्रिएट करे या ऑब्स्टेकल क्रिएट करे। कुछ इस तरह भी हो सकता है। और क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में प्रॉब्लम तो होगी अब जो आप ले रहे हैं, तो उनका ये भी हो सकता है कि जो जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि गैस बॉडी में जो फिल्डअप की गई या पॉइजनस गैस, तो हो सकता है वो इस चीज़ को कोई और रंग देने की भी कोशिश कर रहे हो अपने क्राइम। जैसे लंग्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा तो हमारे में बात नहीं आएगी, तो ये किसी और साइड पे भी चीज़ जा सकती है। जिस तरह से आपने लड़के के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी और फिर पुलिस का वर्जन भी आपने सुना, मुल्ज़िमान तो अल्टीमेटली सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, 2 तो पकड़े गए हैं, तीसरे के लिए आपने सुना कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस चीज़ के ऊपर भी यानी जोर दिया कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, कहाँ पे बिगाड़ है, और जैसे उन्होंने कहा कि ज़हनी मसाइल कौन से हैं मुल्ज़िमान के जो वो इस किस्म की हरकत करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात अनीज़ा हबीब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अनीज़ा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मजाक में किसी के जिस्म में हवा भर देना ये मजाक होगा? नहीं, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। ये मजाक के ऐसे लगता है आड़ में कोई बदला लिया गया है या कोई अपना मोटिव अगर बेहतर तरीके से बातचीत के जरिए पूरा नहीं किया तो उसको इस तरह से ह्यूमिलेट करके या इस तरह से तंग करके पूरा किया, जिनसी के दार कशी आप कहने से। आपको ये अगर मालूम हो कि जो हरकत आप करने जा रहे हैं उससे इंसान की ज़िंदगी भी जा सकती है और इंतहाई नाजुक हिस्से के ज़रिए जिस्म में हवा भरी जाए अगर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, आप उसके हाथ पांव पकड़ के ज़बरदस्ती हवा भरें,
क्या माइंडसेट, किस जहनियत को रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़? ये जिस जहनियत को रिफ्लेक्ट करती है ना, इसमें जैसे क्रिमिनल्स में यही होता है, एक इम्पल्सिविटी वाला पॉइंट, फिर अपने जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है ये, और तीसरा इसके अंदर डिलिंक्वेंसी आ जाती है। ये तीन चीज़ें तो साथ साथ है ना, कि आपकी इम्पल्स उस वक्त इतनी होती है कि उस वक्त आपको सिर्फ जहन पे ये सवार होता है कि इसके साथ जो हमें बदला लेना है या जो भी उनका आपस का मसला है वो ठीक करना है, यानी वो शॉर्ट टर्म चीज़ें देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देख रहे हैं। और बाद में जो है रिग्रेट, गिल्ट, फिर ऐसी चीज़ें, फियर बाद में होता है कि पकड़े जाने का खौफ या ये चीज़ें, लेकिन जो चीज़ उस वक्त जो करना था वो आपने कर लिया। तो ये थ्रिल सीकिंग, प्लेयर सीकिंग, इस तरह के बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर्स के सिचुएशन में अप्रोप्रिएट आपके डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो आप इमोशंस के भाव में इतने बह जाते हैं कि आप लॉजिकल माइंड से ये नहीं सोचते कि इसके क्या लॉन्ग टर्म हमें चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये क्रिमिनल्स में बहुत है कि उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी हमारा जो ब्रेन, हमारा फ्रंटल लोब जो डिसीजंस करता है, जजमेंट्स करता है, एक्शंस किस तरह से लेने चाहिए, क्रिमिनल्स में ये होता है, या अगर उनके ट्रेट इस तरह के डेवलपमेंटल बने होते हैं तो वो ओवर द टाइम पक्के होते जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ना तो ये क्रिमिनल्स हैं, यानी इनके ऊपर कोई पहले मुकदमा वगैरह तो दर्ज नहीं है, और जब 2 मुलजिम पकड़े गए तो उन्होंने कहा हमने तो मजाकन ये किया था, हमारा तो कुछ ऐसा था ही नहीं, और तीसरा मुलजिम तो भी फरार है, वो पकड़ा नहीं गया। यानी जब आप पकड़े गए, आपने उस बंदे के जिस्म के को यानी उस बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसके वालिदैन कहते हैं कि अब वो ना ज़्यादा चल सकता है, ना कोई ऐसा काम कर सकता है जिसके अंदर उसको मुशक्कत करनी पड़े, तो आपने उसकी ज़िंदगी को तो ख़राब कर दिया, और फिर बाद में आप कहते हैं मजाक है। ये क्या है? ये मजाक नहीं है फिर। और ये ज़रूरी नहीं कि वो पहले से क्रिमिनल हो। ट्रेड्स की बात कर रही हूँ कि ट्रेड पर्सनैलिटी ट्रेड्स तो बाय बर्थ आपके बन जाते हैं और ओवर द टाइम वो पक्के होते चले जाते हैं। हो सकता है पहले भी माजी में वो इस तरह के घिनौने मजाक करते रहे हों, तो तभी इतनी हिम्मत उनके अंदर आ गई, इतना हौसला आ गया कि उन्होंने इतना एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो है ये काम किया है। तो इसका मतलब है कि पीछे या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता रहा ये बिहेवियर, या इग्नोर होता रहा है, या उस पर बहुत ज़्यादा इनको जो है शाबाशी मिलती रही है कि मतलब मजाक का एक अलग ही लेवल है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग यूनिक या क्रिएटिव तरीके से जो है एक अपना ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो हो सकता है पीछे से ये कहीं से चीज़ चलती आ रही जो कि चेन होते होते इस लेवल तक चली गई है। ज़्यादातर जो देखने में आता है वो ये है कि किसी को गोली मार देते हैं, किसी के सर पर डंडा मार देते हैं, कोई छुरी का वार कर देता है, या हाथ यानी हाथ चलाकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। इस किस्म की चीज़ यानी मेरे मुशाहिदे में नहीं आती कि इस किस्म का क्राइम किया जाता हो, या इस किस्म की जहनियत कभी सुनी हो लोगों से। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा भी हमने सुना है तो वो खातून जो है वो किसी मर्द के साथ इस किस्म की कोई एक्टिविटी कर देती है जिसके अंदर उसको नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन इस तरह से मर्द इस मेंटालिटी की कोई चीज़ नहीं देखी। तो क्या ये इस यानी क्रिमिनल माइंडसेट के अलावा भी कोई चीज़, यानी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है? इसके अलावा फिर ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने इतनी इस लेवल का जो है ना उसको सबक सिखाया, क्या मोटिव है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस काबिल ना रहे, या लॉन्ग टर्म उन्होंने इसके लिए कोई चीज़ सोची थी। हो सकता है वो बंदा इनके किसी रास्ते में मदाखलत पैदा कर रहा, ऑब्स्टेकल हो, या बहुत कम्पिटेटिव हो, या किसी तरीके से वो इनसिक्योर हो रहे हो, तो उन्होंने पहला स्टेप ही इतना वर्स लिया है कि आगे वो इस काबिल ही ना रहे कि दोबारा इनके रास्ते में मदाखलत क्रिएट करे या ऑब्स्टेकल क्रिएट करे। कुछ इस तरह भी हो सकता है। और क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में प्रॉब्लम तो होगी अब जो आप ले रहे हैं, तो उनका ये भी हो सकता है कि जो जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि गैस बॉडी में जो फिल्डअप की गई या पॉइजनस गैस, तो हो सकता है वो इस चीज़ को कोई और रंग देने की भी कोशिश कर रहे हो अपने क्राइम। जैसे लंग्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा तो हमारे में बात नहीं आएगी, तो ये किसी और साइड पे भी चीज़ जा सकती है। तो एक चीज़ को कवर करने के लिए हो सकता है उन्होंने एक्सट्रीम ये स्टेप्स सोचा। अभी जैसे मैंने एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, वो इसी तरह के क्रिमिनल से डील करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें लोगों की जहनीत को भी देखने की ज़रूरत है, उनकी क्या जहनी मसाइल तो नहीं चल रहे, नफ्सियात पढ़ने की ज़रूरत है। वो उनका इस कहने से क्या मतलब है कि हमारी तरफ यानी हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ की तरफ तो बहुत कम तवज्जो दी जाती है, तो मुल्ज़िमान की साइकी को समझने के लिए वो यानी कोई फ़ायदा हो सकता है? उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि हम लोग जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ डेवलपमेंटल से ही प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले से बचपन से वो इस तरह के छोटे स्टीलिंग करना, झूठ बोलना, या अगर वर्बल नहीं तो फिजिकली एक्शंस लेना, फिर फैमिली उन एक्शंस को किस तरह से देखती रही है, तो जो प्री मॉर्बिड यानी कि मसले से पहले की हिस्ट्री है वो देख के हम आने वाले रिस्की बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस पे हम काम कर सकते हैं। अगर तो आपके इमोशंस हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो इमोशनल आपको जो है ना मैनेजमेंट सिखाई जा सकती है। अगर तो आपको बात नहीं करना आता बेहतर तरीके से, तो आप हमेशा गुस्से का इजहार या नेगेटिव इमोशंस का इजहार इसी तरह
तरह करते हैं, तो आपको बातचीत करने के बेहतर तरीके सिखाए जा सकते हैं। अगर आपसे सोशल सिचुएशंस में अपनी कोई बात नहीं होती या आपके नहीं अप्रोप्रिएट इस तरह के जेस्चर्स, तो आपको सोशल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, तो आपकी एनर्जीज को चैनलाइज या मॉड्यूलेट किया जा सकता है बेहतर तरीके से। और अब तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड हैं, तो वो बेहतर स्क्रीनिंग करके, स्टैंडर्डाइज टूल करके, बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट करके आगे से उस पर काम कर सकते हैं हम लोग। अक्सर हमारे सुनने में ये आता है कि फ़लाँ ड्रामे के अंदर या फ़लाँ टीवी के ऊपर प्रोग्राम के अंदर ये देखा था, तो मैंने वहाँ से इस चीज़ को अपनाया और फिर उसके बाद मैंने उसको किया। अगर कोई बंदा क्रिमिनल है ही नहीं, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो कभी जेल नहीं गया, तो उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती है? जैसे पकड़े जाने के बाद वो कहते थे हमने फ़लाँ वजह से किया था या फ़लाँ जगह पे ये देखा था, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर तो आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहा। जो हम यानी हमारे जो कमज़ोर लोग हैं, जो चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं या उसके ज़ेरे असर आ जाते हैं, उन लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? यानी उनको तो नहीं पता होगा कि वो बीमार है, तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? हर चीज़ के पीछे ना आपका कोई थॉट पैटर्न ज़रूर होता है, वो आपके बिहेवियर को जो है फ्यूल अप करता है या चैनलाइज करता है कि आपने इस थॉट पे कितना यकीन है आपको, और उस यकीन से आप कितना बिहेवियर और इमोशंस हमारे ट्रिगर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि अगर एक बंदे में नहीं है, लेकिन हर बंदे के अंदर ट्रेट होता है जिसको हम एंजाइटी सेंसिटिविटी या नेगेटिव इमोशनल सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी कुछ लोग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करते हैं और पॉजिटिव को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और कुछ लोग एंजाइटी वाले पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं। तो इसी तरीके के थ्रू हर चीज़ के पीछे कुछ थॉट्स होती हैं, जैसे कुछ थॉट्स उनको प्लेयर देती हैं, कुछ थॉट जो सोशल एक्सेप्टेबल होती हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या थॉट पैटर्न होता है। तो थॉट पैटर्न भी हम लोग जो है उस पर भी काम करते हैं ताकि उनको मॉडिफाई करें, रियलिटी टेस्टिंग करें और चैनलाइज कर दें उनको बेहतर थॉट्स में। फाइनली ये जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है, पकड़े गए हैं, एक जो रह गया वो भी पकड़ा जाएगा, जेल चले जाएंगे, उसके बाद तो ये हार्डन क्रिमिनल हो जाएंगे, यानी इनको पता चल जाएगा इस तरह करते हैं तो ये हो सकता है। इन लोगों को बेहतर माशरे में रहने के काबिल बनाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इसी तरह, मतलब यही अभी केस जो आया मीनार पाकिस्तान का, इसके बाद उसमें लिखा था कि जो क्रिमिनल्स को हमने जेल में बंद किया होता है, तो वहाँ रहने से भी उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस तो फ्यूल अप हो रहे हैं, उनको किसी तरक्याती कामों में या एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं इंगेज किया जा रहा। तो उन्होंने एक बेहतर ये सजेशन दी थी कि इनको कम्युनिटी सर्विसेज, वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विसेज में इंगेज किया जाए। हो सकता है इससे जो है हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो पॉजिटिवली जब चैनलाइज हो जाएंगे किसी के काम में, वेलफेयर में या वेल बीइंग में, तो आपको जो उससे रीइंफोर्सिंग इफेक्ट आएगा, आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होगा, तो ये चीज़ उसको कंपनसेट कर सकती है कि इनको कम्युनिटी सर्विसेज में इंगेज किया जाए। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। बहुत शुक्रिया। अनीज़ा हबीब हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। नुमान के साथ जो भी हुआ वो अपनी नौयत का इंतहाई वाक़या है, और नुमान के वालिदैन की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनका पहला बेटा था जो कमाने के काबिल हुआ था, और उनके जिस तरह की वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको कुछ आसरा था कि अब हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मुल्ज़िमान के इस एक्ट से ना सिर्फ उसके इंटरनली बहुत से जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो मुतासिर हुए हैं, बल्कि वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकता जिसके अंदर मुशक्क़त जो है वो इस्तेमाल होगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए ताकि माशरे में ऐसे इक़दाम, ऐसे केसेस जो हैं वो कम हों। साथ ही साथ हमारे नफ्सियात की आपने गुफ्तगू सुनी कि इन लोगों को पकड़े जाने के बाद जब ये जेल जाते हैं इनसे कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह करवाई जाए ताकि ये हेल्दी माइंड के साथ वहाँ पे रहें, और फिर जब अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकलें तो एक अच्छे शहरी, एक सूदमंद शहरी के तौर पे अपनी सर्विस चीज़ें वो दे सकें। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।